हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप बच्चे सब। आज मैं आप बच्चों के लिए वीडियोस लेके आया हूं, वो है इंजीनियरिंग फिजिक्स प्रैक्टिकल्स इम्पोर्टेंट वाइवा क्वेश्चंस। और मेरा नाम है डॉक्टर पंकज पठानिया और मेरे यूट्यूब चैनल का नेम है पठानिया फिज़िक्स लेक्चर्स। सो कुछ इम्पोर्टेंट्स जो हैं वो हम एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे बच्चों। उसमें जो क्वेश्चंस हैं वो हम डिस्कस करेंगे वाइवा में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर, और ये क्वेश्चंस जो हैं वो आप यदि उनके आंसर दोगे तो एक अच्छा इम्प्रेशन जाएगा एक्सटर्नल के सामने, और आपको मार्क्स में भी हेल्पफुल होगा बच्चों। तो ये कंटेंट है, तो ये 10 एक्सपेरिमेंट हैं जो कि मैं डिस्कस करूंगा, और ये एक्सपेरिमेंट एक एक करके आप बच्चों के साथ डिस्कस करूंगा। तो पहले वाला है टू डिटरमाइन द वेवलेंथ ऑफ लाइट, बेसिकली सोडियम लाइट की हम बात करेंगे यूजिंग न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट। उसके बाद टू डिटरमाइन द वेवलेंथ ऑफ लेज़र यूजिंग डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग और सिंगल स्लिट। उसके बाद हम मरकरी लाइट का वेवलेंथ कैलकुलेट करेंगे, फिर हम एनर्जी बैंड गैप कैलकुलेट करेंगे सेमी कंडक्टर का, फिर हम कॉइल की मतलब रेडियस कैलकुलेट करेंगे टू स्टडी द वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। उसके बाद हम स्टीफन्स लॉ वेरीफाई करेंगे इलेक्ट्रिकल मेथड से, फिर हम नोडल स्लाइड मेथड से कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज का फोकल लेंथ कैलकुलेट करेंगे, फिर हम पोलारीमीटर को यूज़ करके कैन शुगर सोल्यूशन का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे बच्चों। उसके बाद हम रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ गिवन रेजिस्टेंस यूजिंग कैरी फोर्सेस डिस्कस करेंगे, फिर हम हॉल इफेक्ट जो है वो डिस्कस करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं बच्चों टू डिटरमाइन द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूजिंग न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने ये वीडियोस भी बना रखे हैं बच्चों और अपलोड कर रखे हैं प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंग, जो है वो यूनिट वाइज मैंने जो है वो प्लेलिस्ट में डाल रखा है बच्चों। और इसमें हमारे पास एक्सपेरिमेंट्स का भी मैंने पूरे के पूरे ये डिस्कस कर रखे हैं, एक्सेप्ट फ्यूज़ हैं जो मैं कंप्लीट नहीं किए हैं अभी। ठीक है बच्चों, तो पहले हम बात करेंगे टू डिटरमाइन द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूजिंग न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट। तो ये एक्सपेरिमेंट सेटअप है, ये एक्सपेरिमेंट सेटअप आपको लैब में आप बच्चों ने परफॉर्म भी किया होगा। और ये सेटअप जो है वो इस तरह का है बच्चों, ये हमारे पास सोडियम लैंप है, सोर्स यहाँ पे ये सोर्स है, यदि इस तरफ जाएं, और ये कन्वेक्स लेंस से ये कन्वर्जिंग लेंस है, और ये 45 डिग्री एंगल पे जो है वो ग्लास प्लेट इंसिडेंट है। उसके बाद ये ग्लास प्लेट है, और ग्लास प्लेट के ऊपर ये जो है वो प्लानो कन्वेक्स लेंस है जो कि बैज शेप थिन फिल्म है। तो इसका बेसिक जो प्रिंसिपल है वो है इंटरफेरेंस इन बैज शेप थिन फिल्म। तो ये बैज शेप थिन फिल्म की हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे लाइट इंसिडेंट होगी तो यहाँ से एक सोर्स से दो सोर्स बनेंगे, और एक सोर्स से दो सोर्स इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या होगा बच्चों, एक अपर सरफेस से रिफ्लेक्ट होके जाएगी वेव, और एक लोअर सरफेस जो कि थिन फिल्म एयर की थिन फिल्म है, इससे पास होने के बाद लोअर सरफेस जो कि ग्लास प्लेट का अपर सरफेस है वहाँ से वापिस होके जाएगी, और ये क्या करेगी बच्चों, इंटरफेरेंस पैटर्न को प्रोड्यूस करेगी, और इस तरह का रिंग पैटर्न आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये रिंग आपको यहाँ पे ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप में इस तरह की रिंग्स आपको मिलेंगी। और ये इसका जो प्रिंसिपल है, आपसे क्वेश्चन पूछ रहे व्हाट इज़ द प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल क्या होगा, इंटरफेरेंस इन बैज शेप थिन फिल्म। बैज शेप थिन फिल्म का आप देखिए कि दैट इज़ अ वेरिंग थिकनेस, सेंटर से आप जाओगे तो ये जो थिन फिल्म है इसकी थिकनेस जो है वो सेंटर में 0 है, सेंटर से आप अवे जाओगे बोथ साइड प्लानो कन्वेक्स लेंस के बोथ साइड, तो दोनों तरफ जो है वो क्या होगा बच्चों, जो है वो वेरिंग थिकनेस की फिल्म होगी, और जिस वजह से सर्कुलर रिंग्स हमें यहाँ पे मिलेगी। बस हमारा इस पूरे एक्सपेरिमेंट में हम क्या करेंगे, ये जो रिंग्स हैं इनका आपको डायमीटर कैलकुलेट करना है, और डायमीटर कैलकुलेट करने के बाद हमें क्या मिलेगा बच्चों, हमें वेवलेंथ ऑफ अननोन सोर्स या आप बोलिए सोडियम
लाइट का हम सोर्स करेंगे। तो इसका हम सबसे पहले क्वेश्चन पूछ जाएगा व्हाट इज इंटरफेरेंस। तो इंटरफेरेंस है क्या? इंटरफेरेंस के लिए हमें कितने सोर्स चाहिए? मिनिमम 2 सोर्स चाहिए। अंडरस्टैंड? तो हमने क्या कर लिया, थिन फिल्म को यूज करके एक सोर्स से दो कोहेरेंट सोर्स बनाए, एंड व्हेन दीज 2 कोहेरेंट सोर्स आर सुपर इम्पोज टू ईच अदर, देन व्हाट विल हैपन, देयर विल बी द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, और आप बोले इंटेंसिटी, और इससे क्या होगा, इट विल प्रोड्यूस द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कंडीशन, और ये हमें ब्राइट और डार्क फ्रिंज हमें देगा। तो इंटरफेरेंस क्या है? इट इज़ द सुपरपोजिशन ऑफ 2 वेव्स, मतलब कोहेरेंट लाइट विच प्रोड्यूस द ब्राइट और डार्क फ्रिंज, और आप बोल सकते हो कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो इस तरह से हम बात करेंगे यहाँ पे। अब ये क्वेश्चंस क्या पूछे जाते हैं कि व्हाट इज न्यूटन रिंग। व्हेन अ प्लानो कन्वेक्स सरफेस इज प्लेस्ड ऑन अ ग्लास प्लेट एंड एयर फिल्म ऑफ ग्रेजुअली इंक्रीजिंग द थिकनेस इज फॉर्म्ड between two, when a monochromatic light is allowed to fall normally on the film and view in reflected light, alternate dark and bright rings are observed. These are known as Newton ring. तो प्लानो कन्वेक्स लेंस हम एक ग्लास प्लेट के ऊपर रखेंगे और ग्रेजुअली इंक्रीजिंग थिकनेस के कारण क्या होगा, एक सोर्स से 2 सोर्स बनेंगे और हमें इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा। कौन से मेथड से हम प्रोड्यूस कर रहे हैं? एक सोर्स से 2 सोर्स, वो प्रोड्यूस कर रहे हैं डिवीजन बाय एम्पलीट्यूड मेथड से। एक और भी है, वो है डिवीजन बाय वेव फ्रंट। हाइजेन प्रिंसिपल आप बच्चों ने डिस्कस भी कर रखा है, 12th में आपने पढ़ रखा है। उसके बाद हम करेंगे कि वाई दीज रिंग्स आर सर्कुलर। दीज रिंग्स आर सर्कुलर क्यों है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। बिकॉज एयर फिल्म ऑफ कांस्टेंट थिकनेस लाई अलोंग द कंसेंट्रिक सर्कल्स, न्यूटन रिंग्स आर इंटरफेरेंस पैटर्न फॉर्म्ड बाय दीज एयर फिल्म एट कांस्टेंट थिकनेस, हेंस इट इज सर्कुलर। आप यहाँ से ध्यान से देखिए कि सेंटर से यदि हम बात करें तो सेंटर से यहाँ पे फॉर एग्जांपल पर्टिकुलर थिकनेस है T1 और इस तरह से भी T1 है, तो T1 का एक या डार्क फ्रिंज की कंडीशन सेटिस्फाई होगी डार्क, तो ये पूरे का पूरा जो क्या होगा सर्कुलर रिंग हमें यहाँ पे मिलेगी एक पर्टिकुलर थिकनेस पे यहाँ पे। एंड जब आप ऊपर से देखोगे कि तो एक सर्कल सा प्लानो कन्वेक्स लेंस जो है वो सर्कुलर रिंग्स आपको मिलेंगी। इक्वल थिकनेस के जो लोकस के पॉइंट हैं वो क्या करेंगे, सर्कुलर रिंग्स देंगे। अंडरस्टैंड? इक्वल थिकनेस के लोकस ऑफ पॉइंट। उसके बाद क्वेश्चन आएगा वाई डू रिंग्स गेट क्लोजर एज ऑर्डर ऑफ द रिंग इंक्रीज। वो क्यों होता है, आप बच्चों ने ऑलरेडी थ्योरी में डिस्कस कर रखा है और मैंने अपने वीडियोस भी बनाए हैं, उसमें आप देख सकते हैं। तो दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट द रेडियाई ऑफ डार्क रिंग्स आर प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द नेचुरल नंबर। यदि हम बात करेंगे, हमने डिस्कस करा कि डार्क रिंग का जो डायमीटर है वो क्या है, प्रोपोर्शनल टू द नेचुरल नंबर ऑफ n। तो जितना ऑर्डर बढ़ता जाएगा वो और क्या हो जाए बच्चों, यदि और आए तो और क्लोज होती जाएंगी। तो हेंस द रिंग्स गेट क्लोजर एज ऑर्डर ऑफ द रिंग। तो आप जैसे आप 3rd रिंग 6th रिंग के 9th रिंग इसमें आप करोगे, यहाँ से देखिए तो ये जैसे जैसे रिंग्स का ये n बढ़ता जा रहा है ये आपस में क्लोज होती जा रही हैं। बिकॉज द डायमीटर इज फॉर द इन केस ऑफ डार्क डायमीटर इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल नंबर, और यदि और ब्राइट के लिए हम 2n मतलब ऑड नेचुरल नंबर, ऑड हम स्क्वायर रूट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर। तो ब्राइट और डार्क इसलिए जो है वो जैसे हम सेंटर से दूर जाते हैं रिंग्स बिल्कुल क्लोज आना शुरू हो जाते हैं। एंड वाई इज द सेंटर ऑफ द रिंग डार्क, बिकॉज द थिकनेस ऑफ द एयर फिल्म एट द सेंटर इज 0। दिस कॉरस्पॉन्ड टू द डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म इंटरफेरेंस पैटर्न। तो जैसे क्योंकि थिकनेस 0 है तो ये क्या करेगा, ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 जो कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन है उसको सेटिस्फाई करेगा। इसलिए सेंटर पे क्या है बच्चों, डार्क रिंग है। वट विल बी हैपन इफ सोडियम लाइट इज रिप्लेस्ड बाई द वाइट लाइट, क्या होगा, तो हमें फ्यू कलर्स विल बी ऑब्जर्व नियर सेंटर। तो हमें कलर्स रिंग्स हमें
मिलेंगे बच्चों। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारे पास एक्सपेरिमेंट है, टू डिटरमाइन द वेवलेंथ ऑफ लेज़र यूजिंग डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग और सिंगल स्लिट, और टू डिटरमाइन द वेवलेंथ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ मर्करी यूजिंग डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। तो बच्चों ये क्या है, ग्रेटिंग है, और ये ग्रेटिंग बच्चों ग्रेटिंग है एन स्लिट्स। तो ये बेसिकली इसका प्रिंसिपल किस पे बेस्ड है, डिफ्रैक्शन पे। डिफ्रैक्शन क्या होता है, इट इज़ अ बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम शार्प कॉर्नर एजेस और द स्लिट्स। तो यहाँ पे हम सिंगल स्लिट की बात करते हैं, और डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग का मतलब है एन स्लिट की हम यहाँ पे बात करते हैं। तो यहाँ से देखिए बच्चों, ये सिंगल स्लिट के केस में ये मिनिमा की कंडीशन है, डिफ्रैक्शन ए साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा, और एन स्लिट के लिए ए प्लस बी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा। ये है कंडीशन ऑफ डिफ्रैक्शन। तो डिफ्रैक्शन की कंडीशन क्या है कि जब सोर्स की वेवलेंथ इज इक्वल टू द विड्थ ऑफ द स्लिट, जो स्लिट की विड्थ के बराबर हो जाए वेवलेंथ, तब जो है वो डिफ्रैक्शन पॉसिबल होता है। तो यदि हम बात करें यहाँ पे, तो डिफ्रैक्शन के हमें यहाँ पे सिर्फ ए गिवन है, ए प्लस बी हमें यहाँ पे गिवन है, थीटा हमें कैलकुलेट करना है, एन ऑर्डर 1 है। तो हम यहाँ से लैम्डा कैलकुलेट कर सकते हैं, हम यहाँ से ये लैम्डा जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। यदि एन ऑर्डर 1 है, हमें साइन थीटा कैलकुलेट करना, तो थीटा यहाँ पे एंगल कैलकुलेट, एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन, और ए प्लस बी क्या है, ग्रेटिंग एलिमेंट है, ए इज 0.006 सेंटीमीटर। तो साइन थीटा सिंगल स्लिट के केस में, लेज़र के एक्सपेरिमेंट के केस में ग्रेटिंग और सिंगल स्लिट हम यूज़ करेंगे। कंडीशन हम 1 और 2, ये दोनों कंडीशन है, ये सिंगल स्लिट के मिनिमा के लिए और ये मैक्सिमम फॉर द एन स्लिट। तो साइन थीटा के लिए ये XM इस तरह का, यहाँ से हमारे पास ये मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगी, यहाँ पे हमारे पास एक डिफ्रैक्शन पैटर्न हमें मिलेगा बच्चों। यदि हमने मेरे ऑलरेडी वीडियो में डिस्कस कर रखा है, इस तरह का पैटर्न हमें मिलेगा। ये सेंटर है, और ये सेंटर से अभी हमारे पास ये मैक्सिमम इंटेंसिटी है, और ये उससे कम इंटेंसिटी है। तो हमें सिर्फ ये XM, सेंटर से इस तरफ की डिस्टेंस XM है, और सेंटर से उस तरफ की जो डिस्टेंस है, मतलब कि प्रिंसिपल मैक्सिमा सेंटर के दोनों तरफ, उसकी हमें डिस्टेंस स्केल से हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, और स्केल के कैलकुलेट करने के बाद हमें यहाँ से XM मिल जाएगा, और D जो है वो डिस्टेंस बिटवीन दिस स्लिट एंड द स्क्रीन। तो साइन थीटा हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, और यहाँ पे हम सिंगल स्लिट के केस में, और यहाँ पे हम डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग के केस में n को 1 पुट करके a प्लस बी इज़ 2.54 डिवाइडेड बाई 15,000 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम जो है वो लैम्डा कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह से हम एक और एक्सपेरिमेंट है, हम बात करेंगे स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ मर्करी। अब यहाँ पे हम वाइट सोर्स यूज़ कर रहे हैं, तो यार देखिए अलग अलग कलर्स हमें यहाँ पे मिल रहे हैं बच्चों। तो यहाँ पे देखिए रेड कलर इज़ मैक्सिमम, इस सेंटर से ये जो वाइट वाला पोर्शन है, यहाँ से मैक्सिमम एंगल हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे स्पेक्ट्रोमीटर से। इस केस में साइन थीटा हम इस फार्मूले से कैलकुलेट करेंगे, और यहाँ पे हम स्पेक्ट्रोमीटर को यूज़ करके हम थीटा कैलकुलेट करें। तो यहाँ से देखिए कि रेड कलर जो मैक्सिमम एंगल आएगा, तो यहाँ पे वेवलेंथ भी मैक्सिमम आएगी, और वॉयलेट की कम मतलब कि डिफ्रैक्शन होगा, तो हमें वेवलेंथ भी कम आएगी। तो ये विजिबल लाइट में हमें बोला जाता है कि किसी भी कलर की हम वेवलेंथ को कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको जो है एक्सटर्नल जो है वो आपको कोई भी वेवलेंथ कैलकुलेट करने के लिए बोल सकता है, तो इम्पॉर्टेंट है आपको सिर्फ एंगल ही कैलकुलेट करना है, ठीक है। और ये एन स्लिट है 15,000 मतलब 15,000 लाइन्स पर स्क्वायर इंच जो है ये इस तरह का बच्चों। तो ये इसको हम डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग बोलते हैं, अंडरस्टैंड। अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस क्या क्या पूछे जाते हैं। क्वेश्चंस के बारे में, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट व्हेन light falls on obstacle or a small aperture whose size is comparable with the wavelength of light, there is a departure from the straight line propagation। मतलब कि एंगल जो होगा वो डिफ्रैक्शन होगी, मतलब कि बेंडिंग ऑफ लाइट होगा।
इसे हम बोलते हैं कंपेरेबल ऑफ वेवलेंथ। तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं व्हाट इज डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग एंड द अरेंजमेंट कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पैरेलल स्लिट of same width and separated by the equal opaque spaces is known as a diffraction grating। और grating element क्या है? ये the distance between the center of two successive slit is called the grating element। दिस इज डिनोटेड बाई ए प्लस बी। ए क्या है? विड्थ ऑफ द ट्रांसपेरेंट पार्ट, और बी क्या है? विड्थ ऑफ द ओपेक पार्ट। तो ये 15,000 स्लिट्स पर इंच है, तो ए प्लस बी क्या होगा जरा बताओ? डेट इज पर इंच, मतलब 1/15,000, और 1 इंच में क्या होगा बच्चों? 2.54। तो ए प्लस बी 2.54 अपॉन 15,000 सेंटीमीटर। तो ए प्लस बी आपको पता चल गया। एन ऑर्डर 1 है तो लैम्डा आप कैलकुलेट कर सकते हैं, थीटा आप कैलकुलेट करने का तरीका मैंने आप बच्चों को बता दिया। वाई इज द प्रिज्म स्पेक्ट्रम मोर इंटेंस देन द ग्रेटिंग? अब प्रिज्म में क्या होता है? डिस्पर्शन होता है, तो उस केस में द लाइट इज कॉन्सेंट्रेटेड इन वन स्पेक्ट्रम, वाइल इन केस ऑफ ग्रेटिंग द इंसिडेंट लाइट इज डिफ्रैक्टेड इनटू स्पेक्ट्रा ऑफ वेरियस ऑर्डर। मोर मोस्ट ऑफ द लाइट इज कंसेंट्रेटेड इन द डायरेक्ट इमेज वेयर नो स्पेक्ट्रम इज फॉर्म्ड। तो प्रिज्म के केस में डिस्पर्शन होता है और डिफ्रैक्शन, और ग्रेटिंग के केस में क्या होता है? डिफ्रैक्शन होता है, ये ध्यान रखना। और वॉयलेट जो है वो मैक्सिमम डिस्पर्स्ड होती है और मिनिमम डिफ्रैक्ट होती है, ये ध्यान रखना। व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द प्रिज्म स्पेक्ट्रा एंड द ग्रेटिंग स्पेक्ट्रम? इन ग्रेटिंग स्पेक्ट्रम द रेड कलर इज डेविएटेड मोर, मतलब कि डिफ्रैक्शन ज़्यादा होगा एंगल, और वॉयलेट के केस में कम होगा, और प्रिज्म के केस में रिवर्स होगा। अंडरस्टैंड? तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अच्छा, अब एक क्वेश्चन है कि कौन से टाइप का लेज़र हम यूज़ करते हैं? हीलियम नियॉन लेज़र, जो हम सिंगल स्लिट की बात कर रहे थे ना बच्चों लेज़र के, उसमें हम हीलियम नियॉन लेज़र का जो है वो यूज़ करते हैं। इसमें हम लेज़र की फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं, दैट इज़ द लाइट एम्प्लीफिकेशन बाई स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। लाइट एम्प्लीफिकेशन बाई स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, ठीक है, ये आपसे पूछ सकते हैं बच्चों। और वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट भी पूछ सकते हैं, 4,000 to 7,000 एंगस्ट्रॉम। और ये बिवग्योर पैटर्न है रेड लाइट की, जो लेज़र हम यूज़ कर रहे हैं, जो कि सिंगल स्लिट की हम बात करें, उसमें हम 6328 एंगस्ट्रॉम जो है वो वेवलेंथ होती है रेड लाइट की। अच्छा, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में है क्या अंतर। तो interference of the light take place due to the superposition of two waves coming from the two different coherent source, while the diffraction is due to the mutual interference of secondary wavelet originated from the various point of the wavefront which is not blocked off by the obstacle। तो आपको पता है इंटरफेरेंस के लिए हमें दो सोर्स चाहिए, दो या दो से ज़्यादा। तो उसमें पर डिफ्रैक्शन में तो देखिए एक ही होगा, तो स्लिट के बीच में जो पोर्शन है उसमें हर पॉइंट जो है वो सेकेंडरी वेवलेट का सोर्स है, मतलब कि हाइजेन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग वेव फ्रंट का हर पॉइंट सेकेंडरी वेवलेट्स का क्या है? सोर्स है। तो वो ही सेकेंडरी वेवलेट आपस में इंटरफेयर करके डिफ्रैक्शन पैटर्न देती है। और इसके बाद और क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज़ द डिस्पर्सिव पावर ऑफ द grating? The rate of change of angle of diffraction with wavelength is defined as the dispersive power, और d theta by d lambda is n a plus b। a plus b कितना है बच्चों? 2.54 अपॉन 15,000 सेंटीमीटर, ठीक है। n ऑर्डर 1 होगा, थीटा आप कैलकुलेट कर लोगे स्पेक्ट्रोमीटर से, या जो मैंने फार्मूला बच्चों को बताया है। तो इस तरह से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। उसके बाद एक और है, टू डिटरमाइन द एनर्जी बैंड गैप ऑफ ए सेमीकंडक्टर बाई 4 प्रो मेथड। तो ये 4 प्रो मेथड है, 1 2 3 4, और ये सेमी कंडक्टर है, ये ओवन के अंदर है बच्चों। ओवन के अंदर हम इसे थर्मल एनर्जी देंगे, और ये कांस्टेंट करंट हम आउटर प्रोब्स में देंगे, ये ठीक है। ये प्रोब्स यहाँ पे है जो कि इस ओवन के अंदर है बच्चों, ठीक है, और ये थर्मोमीटर है। और यहाँ से हम कांस्टेंट करंट देंगे, और कांस्टेंट करंट देने पे हम क्या करेंगे, जो इनर प्रोब है उसमें से हम वोल्टेज को मेज़र कर लेंगे, और इन दोनों
पॉइंट से हम बस सिर्फ हमें क्या करना है, करंट देना है और थर्मल एनर्जी को ओवन को ऑन करने के बाद टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा, सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टी चेंज होगी और वोल्टेज चेंज होगा। उस वोल्टेज को मेज़र करने के बाद हम क्या करेंगे बच्चों, रजिस्टिविटी कैलकुलेट कर लेंगे और टेम्परेचर हमें यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो वेल नोन फार्मूला है एनर्जी बैंड गैप का, और ये एनर्जी बैंड गैप का यदि फार्मूला हमें पता है तो हमारे पास अननोन क्या है यहाँ पे, रजिस्टिविटी और टेम्परेचर। तो रो तो हम वोल्टेज और करंट की वैल्यू से हम कैलकुलेट पता कर लेंगे बच्चों, और टेम्परेचर हम थर्मोमीटर से कैलकुलेट कर लेंगे। तो टोटल 1000 और 1000 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये जो है वो एक नॉर्मलाइज फार्मूला हमें मिल जाएगा। स्लोप और कांस्टेंट से मल्टीप्लाई, स्लोप किस किस के बीच में, लोग रो और 1000/t के बीच में, अंडरस्टैंड। तो 1000/t और लोग रो के बीच का जो स्लोप आएगा उसको हम 0.396 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा बच्चों, तो हमें एनर्जी बैंड गैप मिल जाएगा। तो ये बेसिकली यहाँ पे इस पॉइंट पे हम क्या करेंगे, पहले करंट फिक्स कर लेंगे, फिर यहाँ से नोब को वोल्ट मीटर की तरफ करके हम यहाँ से वोल्टेज को मेज़र कर लेंगे, अंडरस्टैंड। और ये पता चल गया तो हम रो भी कैलकुलेट कर सकते हैं और टेम्परेचर भी, मतलब रेजिस्टिविटी भी और टेम्परेचर भी। अच्छा, अब क्वेश्चंस थोड़ा सा बनते हैं ऐसे, व्हाट इज़ फॉरबिडन एनर्जी बैंड गैप, इट इज़ द सेपरेशन बिटवीन बैलेंस बैंड एंड द कनेक्शन बैंड, और if an electron is to be transferred from balance band to the connection band, external energy is required which is equal to the forbidden energy gap। तो ये सेपरेशन बिटवीन द बैलेंस बैंड एंड द कनेक्शन, तो व्हाट इज़ बैलेंस बैंड एंड व्हाट इज़ कनेक्शन बैंड, ये आपको पता होना चाहिए। पी सेमी कंडक्टर क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या है, एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ये सब आप बच्चों ने पढ़ रखा है, ये आप जो रिवाइज कर लेना। एन टाइप, पी टाइप, और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि सिलिकॉन का एनर्जी बैंड गैप की कितना होता है, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जर्मेनियम का 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये सब चीज़ें आपको कैलकुलेट करनी, आपसे पूछ सकते हैं, आपको पता होना चाहिए बच्चे। उसके बाद व्हाट इज़ द कंडक्टर एंड इंसुलेटर, गिव एग्जांपल। कंडक्टर कंडक्ट इलेक्ट्रिकल करंट वेरी इजीली बिकॉज ऑफ देयर फ्री इलेक्ट्रॉन्स, एंड इंसुलेटर अपोज इलेक्ट्रिकल करंट, डू नॉट हैव अ फ्री इलेक्ट्रॉन एंड मेक अ पुअर कंडक्टर। सम कॉमन कंडक्टर कॉपर, एल्यूमिनियम, गोल्ड, और कॉमन इंसुलेटर ग्लास, एयर, प्लास्टिक, रबर एंड वुड। अच्छा, आपसे क्वेश्चन और भी पूछ सकते हैं कि सेमी कंडक्टर के केस में और मेटल के, मतलब कि कंडक्टर के केस में हम थर्मल एनर्जी बढ़ाने से क्या होगा, रेजिस्टिविटी कम होगी या बढ़ेगी। कंडक्टर के केस में रेजिस्टिविटी बढ़ेगी, मतलब कि कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी। एंड इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर क्या होगा, जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे देन वैलेंस बैंड से कनेक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करेगा, पेयर जो है, मतलब कि जो या इलेक्ट्रॉन या होल, अंडरस्टैंड, डिपेंड करता है एन टाइप और पी टाइप में। तो क्या होगा, तो इसकी कंडक्टिविटी बढ़ेगी, मतलब कि आप सिंपल सा मतलब है, कंडक्टर के केस में कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी थर्मल एनर्जी इंक्रीज होने से, और जो है सेमीकंडक्टर में कनेक्टिविटी इंक्रीज होगी थर्मल एनर्जी बढ़ने से। कंडक्टर केस में क्यों कम होगी, क्योंकि लैटिस वाइब्रेट होगा तो इलेक्ट्रॉन का मीन फ्री पाथ, मतलब कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कोलाइड करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम हो जाएगी, और जिसकी वजह से उसकी रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी बच्चों, बढ़ जाएगी कंडक्टर के केस में। नाउ द एक्सपेरिमेंट नेक्स्ट इज टू डिटरमाइन द वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विद द डिस्टेंस अलोंग द एक्सिस ऑफ द कॉइल। तो बच्चों यहाँ से इस पूरा एक्सिस ऑफ द करंट कैरिंग कॉइल, और पूरा इसका एम है टू एस्टिमेट द रेडियस ऑफ द कॉइल। तो हमें जो कॉइल है इसका रेडियस हमें एस्टिमेट करना है, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या करना है, स्टडी द वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब ये मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से प्रोड्यूस हुई, ये हमारे पास अपरेटस है, इसमें से हम क्या करेंगे, करंट अप्लाई करेंगे। ये जो डिस्प्ले हमें दिया है इससे हमें करंट की वैल्यू को फिक्स करना है, और जब करंट इस कॉइल से फ्लो करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, और सेंसर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी को इस पॉइंट पे डिस्प्ले कर देगा, ठीक है। सो मेजरिंग ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड मेजर होगा, करंट यहाँ पे फिक्स होगा। यदि हम इस एक्सिस ऑफ द कॉइल के अलोंग यदि हम इस
जो हमारे पास सेंसर की पोजीशन को मूव कराएंगे तो हमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू अलग अलग मिलेगी और सेंटर पे मैक्सिमम मिलेगी। दैट इज अकॉर्डिंग टू द बायर्ड-सेवर्ट लॉ। तो बायर्ड-सेवर्ट लॉ है इसका बेसिक प्रिंसिपल। और पॉइंट पी पे, किसी पॉइंट पी पे बायर्ड-सेवर्ट लॉ क्या बोलता है कि बी इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई एन आई ए का स्क्वायर हो गया ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2। तो इसी तरह से हम इसको यदि सेंटर की बात करें तो x यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो ये पर्टिकुलर b इज इक्वल टू म्यू नॉट 4 पाई 2 पाई एन आई ए पे क्या हो जाएगा बच्चों, हम यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो मैक्सिमम हो जाएगी। तो यहीं से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। दैट इज ये a है, रेडियस ऑफ द कॉइल आई हमें पता है, ये सारे कांस्टेंट है, बी मैक्सिमम हमें पता होगा बच्चों, ठीक है। हम सेंसर हमें बता देगा तो हम यहाँ से ए कैलकुलेट कर सकते हैं। एक और तरीका भी हमें रेडियस ऑफ द कॉइल कैलकुलेट करने का कि हम जो ये एक्सिस के अलोंग, ये सेंसर की पोजीशन है एक्स एक्सिस में और बाई में जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है उससे हमें क्या मिल जाएगा, ये कर्व मिलेगा। और इस कर्व में ये पॉइंट पी और क्यू जो है दैट इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हैं। यदि हम यहाँ पे स्लोप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें तो इस पर्टिकुलर पी और क्यू के बाद जो है वो नेचर ऑफ द कर्व विल बी चेंजिंग। तो ये पर्टिकुलर पी क्यू जो टोटल डिस्टेंस है वो क्या है, रेडियस ऑफ द कॉइल है। तो यहाँ से हम करेंगे व्हाट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द करंट। क्वेश्चन क्या बनते हैं, एक तो बायर्ड-सेवर्ट लॉ आपको पता होना चाहिए, उसके बाद व्हाट इज द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ अ करंट व्हेन अ करंट flows through a conductor, a magnetic field is produced in the surrounding region. This is known as the magnetic effect of the current. What is the nature of the material of the circular coil? The coil is made up of an insulated copper wire bound over the circular frame of non-magnetic material. What is the direction of the field at point on the axis of the coil? The direction of the field is along the axis of the coil. और what is Helmholtz galvanometer? इसको हम बेसिकली Helmholtz सेटअप भी बोलते हैं, ठीक है। तो Helmholtz galvanometer is a modified form of a tangent galvanometer in which two identical vertical flat circular coils placed coaxially at a distance equal to the radius of either of the coil। अच्छा, ये क्वेश्चंस बनते हैं। उसके बाद आपको मैग्नेटिक फील्ड पता होना चाहिए, व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड, उसका सोर्स क्या है मैग्नेटिक फील्ड के जनरेट करने का। एम्पियर सर्कुलर लॉ आपसे पूछ सकते हैं तो आपको, और फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन ऑलरेडी आपने 12th में डिस्कस कर रखा है, तो इसको बिल्कुल आपको प्रिपेयर करना है बच्चों। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है टू वेरीफाई स्टीफन्स लॉ बाय इलेक्ट्रिकल मेथड। ये हम थ्योरी में भी स्टीफन्स लॉ डिस्कस कर चुके हैं, मेरे पुराने वीडियोज़ में आप देख सकते हैं, ठीक है। मतलब कि आपका प्ले लिस्ट है यूनिट वाइज, आप वहाँ पे जा सकते हैं। अभी अपरेटस, ये जो वीडियो मैंने बनाया था स्टीफन्स लॉ का, आप प्लेलिस्ट एक्सपेरिमेंटल मतलब प्लेलिस्ट में मैंने ऑलरेडी डेमो दे रखा है। तो इसमें बेसिकली स्टीफन्स लॉ है क्या, Stephen's law says that the total energy radiated per second per unit area from a surface of a perfect black body is directly proportional to the fourth power of absolute temperature T. That is energy per unit area per second is CT का 4। तो ये बेसिकली पावर हुआ, तो पावर इज CT की पावर 4। पर यदि नॉन ब्लैक बॉडी है, ये हम जाएं पीछे तो ये सर्किट डायग्राम है, वोल्ट मीटर है, एमीटर है और ये डीसी रेगुलेटेड पावर सप्लाई है, ये रियोस्टैट है। और ये बल्ब जो हम यूज़ करते हैं टंगस्टन का यूज़ करते हैं, मतलब ये ब्लैक बॉडी नहीं है। तो हमारे पास जो फार्मूला होगा वो बेसिकली PCT अल्फ़ा माइनस T0 अल्फ़ा हो जाएगा। और ये सराउंडिंग का टेम्परेचर है T0, तो 800 केल्विन पे ग्लो होता है टंगस्टन और T0 है 300 केल्विन। तो इसलिए हम इसको इग्नोर करके ये फार्मूला इज अगेन कन्वर्टिंग टू P इज इक्वल टू CT अल्फा, दैट इज एनर्जी पर यूनिट एरिया पर सेकेंड। तो यहाँ से हम लॉग लेंगे तो बाई लॉग P
अल्फा लॉग टी प्लस लॉग सी आएगा, बाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी हो जाएगा बच्चों, बाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। और स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ होगा क्योंकि बाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है, उसका स्लोप यदि 4 आ जाए तो स्टीफन्स लॉ प्रूव हो जाएगा। तो यहाँ पे हम पावर और टेम्परेचर कैलकुलेट करेंगे वोल्ट मीटर्स या वोल्टेज और करंट की वैल्यू कैलकुलेट करके। What would be the form of Stephen's law for not perfectly black body? If the body is not perfectly black, then the total power emitted by it at temperature T surrounded by another body at temperature T is P is equal to CT alpha minus T naught alpha, और T naught को neglect कर देंगे तो P CT alpha आ जाएगा। अच्छा, what do you mean by emissive power? The emissive power of a given body at a given temperature of a given wavelength is defined as the radiant energy emitted per second per unit surface area of body per unit wavelength। ठीक है। what is absorptive power? The absorptive power of a surface is defined as the ratio of radiant energy absorbed by the unit area of surface in a given time to the total radiant energy incident on the same unit area of surface in the same time। तो ये आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और क्वेश्चन है व्हाट इज ब्लैक बॉडी? ब्लैक बॉडी है क्या? ब्लैक बॉडी अ फिजिकल बॉडी विच एब्जॉर्ब एंड एमिट ऑल द इंसिडेंट रेडिएशन रेस्पेक्टिव ऑफ फ्रिक्वेंसी इज कॉल्ड अ ब्लैक बॉडी। तो हमने ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बच्चों, जिसमें प्लैंक्स रेडिएशन लॉ का वीडियोस हम मतलब बना चुका हूं मैं, आप मेरे प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। तो ब्लैक बॉडी के बारे में, ब्लैक बॉडी वो बॉडी है जो कि पूरी रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर ले और पूरी को एमिट कर दे, मतलब गुड एब्जॉर्बर एज वेल एज गुड एमिटर। व्हाट इज किरचॉफ लॉ? ये भी पूछ सकते हैं। एट एनी गिवन टेम्परेचर द ratio of emissive power to the absorptive power corresponding to a particular wavelength is constant for all bodies and is equal to the emissive power of perfectly black body at the same temperature for the same wavelength। ये किरचॉफ लॉ है। What is the mechanism of emission of electron from the heated metal surface? ये भी पूछ सकते हैं आपसे। It is called thermionic emission। When a metal is heated, the free electron in metal gain kinetic energy sufficient to escape from the surface of metal। जैसे हमारे यहाँ पे टंगस्टन का फिलामेंट है, तो वहाँ से हम क्या करेंगे, वहाँ पे थर्मोनिक एमिशंस होती है। ठीक है बच्चों। डिफाइन टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज डिफाइंड एज द इंक्रीज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ पर यूनिट डिग्री राइज इन टेम्परेचर, जिससे हम बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो एक्सपेरिमेंट है वो है टू डिटरमाइन द फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंसेज सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस एंड वेरीफाई द फार्मूला फॉर द फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज बाय नोडल स्लाइड मेथड। ऑपरेटर्स यूज्ड हैं और ये जो फार्मूला हम यूज़ करेंगे, द फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू कन्वेक्स लेंसेज, ये आपको लिखना होगा 1/f 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d अपॉन f1 f2। f1 और f2 क्या है? फोकल लेंथ ऑफ टू कन्वेक्स लेंसेज सेपरेटेड एंड d इज़ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ये हमारे पास डायग्राम है, ये नोडल स्लाइड असेंबली है, ये दो लेंस है और ये मिरर है। यहाँ से लाइट गई इस क्रॉस वायर से और इससे यहाँ पे क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। तो स्नेल्स लॉ आपसे पूछ सकते हैं रिफ्रैक्शन, और यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा और यहाँ पे ये इमेज बनेगी। अंडरस्टैंड? तो ये हमारा एम है इन दोनों का कंबाइंड फोकल लेंथ, दो जो लेंस हैं उनके बीच में कंबाइंड फोकल लेंथ कैलकुलेट करना एक्सपेरिमेंटली और इस थ्योरेटिकल फार्मूला के साथ वेरीफाई करना। और डी क्या है? डिस्टेंस बिटवीन दीज टू प्लेट्स। तो ये ऑप्टिकल बेंच है, ये नोडल स्लाइड असेंबली। अब क्वेश्चन है व्हाट इज नोडल स्लाइड? नोडल स्लाइड इज अ स्मॉल हॉरिजन मेटल carriers having two lens holder. The separation between the lens placed in lens holder can be changed and directly read on the linear scale provided with the carriage. The metal carriage as a whole can be moved back and forth in horizontal direction as well as can be rotated about the vertical axis.
वट डू यू कॉल इट नोडल साइट, क्यों बोलते हैं? सो इट इज कॉल्ड बिकॉज टू लोकेट द नोडल्स पॉइंट ऑफ लेंस सिस्टम। नोडल पॉइंट की हेल्प से हम कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज का क्या फोकल लेंथ कैलकुलेट करेंगे। ठीक है बच्चों, व्हाट आर द नोडल पॉइंट्स होते क्या है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अ पेयर ऑफ कॉन्जुगेट पॉइंट्स ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द ऑप्टिकल सिस्टम हैविंग यूनिट पॉजिटिव एंगुलर मैग्निफिकेशन इज कॉल्ड द नोडल पॉइंट्स ऑफ द ऑप्टिकल सिस्टम। जहां पे क्या हो, यूनिट पॉजिटिव एंगुलर मैग्निफिकेशन हो, उससे हम बोलते हैं नोडल पॉइंट। इट मीन दैट इफ अ रे ऑफ light is incident on the one of these point after refraction through the optical system, it emerges from the other nodal points parallel to the original direction। एक से यदि लाइट पास हो तो दूसरे से emerge होगी, that is basically second जो नोडल पॉइंट होगा पैरेलल टू द ऑरिजिनेटरी डायरेक्शन, उसे हम बेसिकली क्या बोल देंगे, नोडल पॉइंट। व्हाट आर द कार्डिनल पॉइंट ऑफ द ऑप्टिकल सिस्टम, कौन कौन से हैं? देखिए बच्चों, ये पूछ सकते हैं व्हाट इज कार्डिनल पॉइंट्स ऑफ एन ऑप्टिकल सिस्टम। 6 कार्डिनल पॉइंट्स होते हैं, 2 फोकल पॉइंट, 2 प्रिंसिपल पॉइंट एंड 2 नोडल पॉइंट। अच्छा, what is the importance of cardinal point on the coaxial optical system? By using cardinal points we can treat the optical system of coaxial lenses as a single lens। हम इसको सिंगल लेंस सिस्टम में कन्वर्ट कर लेते हैं यूजिंग कार्डिनल पॉइंट्स। एंड पोजीशन एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट में डायरेक्टली बी ऑब्टेन बाय यूजिंग सिंपल फार्मूला 12 for the thin lens without considering refraction through each component of system separately। तो इस तरह से आपसे पूछ सकते हैं कार्डिनल पॉइंट्स। अच्छा, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ नोडल पॉइंट, नोडल स्लाइड, ये तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यूनिट एंगुलर मैग्निफिकेशन होगा। अब यहाँ पे वो एक और क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट इज the function of plane mirror in the experiment। the plane mirror simply reflect the parallel beam of light, मतलब कि रिफ्लेक्शन के काम में। तो आपको पूछ सकते हैं what is the difference between the reflection and the refraction। तो ये सारी पॉइंट्स आपको ये क्लियर होने चाहिए कि रिफ्लेक्शन क्या है, रिफ्रैक्शन क्या है। इन द एक्सपेरिमेंट वाई मोर देन वन इमेज ऑफ द क्रॉस सीट आर अपेयरिंग। यहाँ पे हमें 2-3 तरह की अलग अलग इमेज मिल सकती हैं। वो फॉल्स इमेज हो सकती हैं कि आपकी ट्यूब लाइट है या फिर आपका और सोर्सेज से आपका लाइट आके इमेज बन सकती। तो आपको ये वेरीफाई करना है, यहाँ पे अपना हैंड रखना है, जो इमेज यहाँ से नहीं बनेगी वो इमेज है, मतलब कि आपको हाथ रखने से, ऑब्स्टेकल रखने से इमेज जो हट जाएगी, दैट इज़ द ओरिजिनल इमेज। ये ध्यान रखना है बच्चों। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास एक्सपेरिमेंट है टू डिटरमाइन द स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ कैन शुगर सोल्यूशन यूजिंग पोलारीमीटर। तो पोलारीमीटर को यूज़ करके हमें स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ कैन शुगर सोल्यूशन का हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें ऑपरेटर्स है पोलारीमीटर, फिजिकल बैलेंस जो कि वेट करे, या फिर वेइंग बॉक्स, मेजरिंग सिलेंडर ऑफ 100 cc, मेजरिंग फ्लास्क, वीकर सोर्स ऑफ लाइट, सोडियम लैंप हो सकता है, कैन शुगर सोल्यूशन, वाइट लाइट भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ से सोर्स है, ये पोलराइजर है, ये इसका जो प्रिंसिपल है वो है पोलराइजेशन है। पोलराइजेशन का मतलब हो गया कि एक सिंगल प्लेन वाइब्रेशन में कन्वर्ट करना। जो हमारा अनपोलाइज सोर्स है उसके हर डायरेक्शन में वाइब्रेशन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, पर ये पोलराइजर क्या करेगा, सिंगल वाइब्रेशन में कन्वर्ट कर देगा। और एनालाइजर से हम इस टेलीस्कोप में सिंगल वाइब्रेशन देख लेंगे। और यहाँ पे फॉर एग्जांपल वाटर है तो सिंगल वाइब्रेशन, क्योंकि वाटर रोटेट नहीं करेगा तो ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेगा एक सिंगल। अब यहाँ पे हमने शुगर सोल्यूशन डाल दिया, तो शुगर सोल्यूशन क्या करेगा, क्योंकि वो ऑप्टिकल एक्टिव है तो क्या करेगा, एंगल उसको रोटेट कर देगा। इस प्लेन पोलराइज लाइट की वाइब्रेशन को रोटेट कर देगा, वो एंगल होगा थीटा। और ये एस स्पेसिफिक रोटेशन थीटा अपॉन एल मल्टीप्लाई बाई सी, दैट इज द डिग्री पर डेसीमीटर पर ग्राम पर सीसी। तो इससे हम स्पेसिफिक रोटेशन एंगल हमें कैलकुलेट करना है, बस स्पेक्ट्रोमीटर से हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं। ये एल हमें पता है, सी हमें कॉन्सेंट्रेशन पता है, थीटा हम कैलकुलेट कर लेंगे तो शुगर सोल्यूशन का क्या कर लोगे बच्चे,
स्पेसिफिक रोटेशन कैलकुलेट कर लोगे। और इससे हमें, जैसे हमें केमिकल इंडस्ट्रीज़ में भी हम यूज़ करते हैं, यदि हमारे पास फॉर एग्जांपल प्योर वाटर है, उसका हमने प्लेन ऑफ वाइब्रेशन का पोजीशन नोट कर ली, एंगल, उसके बाद हमें जो वो इम्प्योर जिसमें ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस मिक्स्ड है वहाँ ले, तो वो क्या करेगा, रोटेट कर देगा। तो एंगल जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा इम्प्योरिटी होगी प्योर वाटर के अंदर। तो ये इसकी एप्लीकेशन है। अच्छा, अब क्वेश्चन पूछ सकते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय पोलराइजेशन ऑफ लाइट? इन ऑर्डिनरी लाइट द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर हैज़ वाइब्रेशन इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन perpendicular to the direction of propagation. On the contrary, the vibration is polarized light is limited in one plane. तो अनपोलराइज के लिए वाइब्रेशन हर डायरेक्शन में होगी और पोलराइजेशन में सिंगल डायरेक्शन में होगी। व्हाट इज प्लेन ऑफ वाइब्रेशन? क्या है? द प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, द प्लेन कंटेनिंग द डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन एंड द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन इज known as a plane of vibration. The plane perpendicular to the plane contain the direction of propagation is known as a plane of polarization. Plane of polarization और plane of vibration और plane polarized light, इसके बारे में बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए। How do you produce plane polarized light? The plane polarized light can be produced by reflection, refraction and double रिफ्रैक्शन। तो यहाँ पे हम बात करते हैं डबल रिफ्रैक्शन, जो कि निकोल प्रिज्म है या बाइक्वार्ट्ज प्रिज्म है, उनकी हेल्प से हम डबल रिफ्रैक्शन मेथड से हम प्लेन पोलराइज लाइट प्रोड्यूस करते हैं। व्हाट इज बाइक्वार्ट्ज पोलारीमीटर? हम यहाँ पे बाइक्वार्ट्ज मैक्सिमम में यूज़ करते हैं, हाफ क्वार्ट्ज भी यूज़ करते हैं। इन बाइक्वार्ट्ज डिवाइस आल्सो द फील्ड ऑफ व्यू इज डिवाइडेड इनटू टू हाफ, दो हाफ हमें दिखेंगे एंड बोथ द हाफ ऑफ द डिवाइस आर मेड ऑफ क्वार्ट्ज, वन ऑफ द डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड द अदर इज लीवो रोटेटरी। द थिकनेस ऑफ द टू हाफ बीइंग सच टू प्रोड्यूस अ रोटेशन ऑफ प्लस माइनस 90 डिग्री इन द प्लेन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ येलो लाइट कंपोनेंट कमिंग आउट ऑफ द टू हाफ ऑफ द बाइक्वार्ट्ज डिवाइस। तो क्या करेगा, बाइक्वार्ट्ज में एक लीवो मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज और डेक्स्ट्रो मतलब क्लॉकवाइज। तो ये क्या करेगा, बाइक्वार्ट्ज उसको रोटेट कर देगा। व्हाट डू यू मीन बाई डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड द लीवो रोटेटरी? ये क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों अक्सर। Substance which rotate the plane of polarization of light in clockwise direction are called the dextrorotatory or the right-handed, while the substance which rotate the plane polarized light in anti-clockwise direction is called the levorotatory or the left-handed. Should you use monochromatic source in both the case? In half-shade device, we use a monochromatic source of specific wavelength, while in biquartz, white source is used. ये ध्यान रखना है। Is there any practical use of determination of angle of rotation of a plane of vibration? In sugar factories, the strength of sugar solution is determined by observing the rotation using polarimeter. ये इसकी एप्लीकेशन है केमिकल इंडस्ट्रीज में। उसके बाद नेक्स्ट हम व्हाट डू यू मीन बाई स्पेसिफिक रोटेशन, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। द स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ एनी ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ प्लेन ऑफ वाइब्रेशन व्हेन द लाइट पासिस थ्रू द 1 डेसीमीटर लेंथ ऑफ ए सोल्यूशन हैविंग अ कंसंट्रेशन ऑफ 1 ग्राम पर cc। ये आपको याद करना पड़ेगा। अंडरस्टैंड, स्पेसिफिक रोटेशन एस इज थीटा अपॉन एल मल्टीप्लाई बाई सी concentration. What is optical active substance? The substance that exhibit the phenomena of rotation of a plane polarized of light are called optical active substance. Why is the plane of polarized rotated? When the plane polarized light passes through the optical active substance, it break up to two beams which are circularly polarized in opposite direction. The velocity of two components are different, so when they come out from the optical active substance and again recombine to give the plane polarized beam, the plane of vibration become different. मैंने आपको बताया था ना कि plane of vibration अलग अलग हो जाएगा पोलराइजर से पास होने से पहले और पोलराइजर से पास होने के बाद एनालाइजर पे आने पे। द डायरेक्शन एंड अमाउंट ऑफ रोटेशन डिपेंड अपॉन द फेज डिफरेंस बिटवीन द टू सर्कुलरली पोलराइज्ड वाइब्रेशन। एक कौन कौन सी वाइब्रेशन? एक जो है वो पोलराइजर से पहले और एक है पोलराइजर के बाद।
हाउ डू यू मेजर द एंगल ऑफ रोटेशन? वी यूज आइदर हाफ शेड पोलरीमीटर और बाइक्वार्ट्स पोलरीमीटर टू मेजर द एंगल ऑफ रोटेशन। तो हाउ, अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हाउ डज स्पेसिफिक रोटेशन वेरी विद टेम्परेचर? द स्पेसिफिक रोटेशन डिक्रीज एज द टेम्परेचर राइजेस। अब बात करते हैं नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट की, टू डिटरमाइन द रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ एंड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ गिवन रेजिस्टेंस यूजिंग कैरी फोस्टर ब्रिज। कैरी फोस्टर ब्रिज पावर सप्लाई, रेजिस्टेंस बॉक्स होगा, वेस्टर्न गैल्वेनोमीटर होगा, कॉपर स्ट्रिप हम लेंगे, कनेक्टिंग वायर लेंगे जो कि एंड अननोन वायर। तो ये कैरी फोस्टर ब्रिज है और इसका प्रिंसिपल है बीट स्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। यहाँ देखिए ये रियोस्टेट है, ये पोटेंशियोमीटर है बच्चों, ये कॉपर स्ट्रिप है। तो पहले हम क्या करेंगे, ये नल पॉइंट मेथड हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। ये पोटेंशियोमीटर वायर के हम इस जोकी को मूव करते हैं और बीट्स ऑन ब्रिज प्रिंसिपल है PQRS, 4 रेजिस्टेंस का ब्रिज होगा और सेंटर से द P/Q = R/S जब बराबर हो जाएगा तो गैल्वेनोमीटर जो है वो रीडिंग 0 मेज़र करेगा, जिसे नल पॉइंट बोलते हैं। तो ये P, ये कट लगा होगा यहाँ पे रियोस्टेट में, ये PQ, ये R हो गया और ये S हो गया। R को हम X और Y भी डोनेट कर रहे हैं, मतलब कि यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं X एंड Y। तो ये R एंड S, तो यहाँ पे कॉपर स्ट्रिप की हेल्प से हम नल पॉइंट मेथड से जो वायर है ये अननोन है, इसकी जो है वो रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे। इसको यूज़ फिर जब हमें इसका पता चल जाएगा तो यहाँ पे अननोन वायर कॉपर स्ट्रिप की जगह हम रिप्लेस कर देंगे। ये भी नोन है, ये भी नोन है, ये भी नोन है, ये अननोन था पहले। सेकंड वाले टेबल में मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। सेकंड वाले टेबल में हम ये अननोन वायर की रेजिस्टिविटी कैलकुलेट करेंगे यूजिंग दिस वैल्यू, जो ये इस वायर की रेजिस्टिविटी है, जो कि पोटेंशियोमीटर पे वायर है 1 मीटर की। ठीक है, तो what is the Carry Foster bridge? It is the modified form of Beatstone bridge. What is the principle of Carry Foster? When the resistance in the outer gaps are interchanged, the position of null point also change. The difference in the value of two resistance in outer gap is equal to the resistance of the bridge wire by which the null point has been shifted. So null point method से हम जो है वो कैलकुलेट करेंगे। What is the maximum difference? What do you measure with the bridge wire? It is equal to the resistance of the total length of the bridge wire, that is the 1 meter. How the resistance of conductor and semi-conductor vary with temperature? The resistance of conductor increase with increase in temperature. However, the resistance of semiconductor decrease with increase in temperature. क्यों होगा? क्योंकि लैटिस एटम वाइब्रेट करेंगे पोजीशन में से, तो मीन फ्री पाथ मतलब कि वो इलेक्ट्रॉन को फ्लो को रोकेंगे, जिसकी वजह से मेटल में जो वो रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, या फिर आप बोलिए कि रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है। और कंडक्टर के केस में क्या होगा कि यदि हम टेम्परेचर देंगे तो बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जो है वो जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन या होल जो वो मूव कर जाएंगे या फिर इलेक्ट्रॉन मूव कर जाएंगे। तो इससे क्या होगा, है ना, उससे क्या होगा कि जो रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अंडरस्टैंड? सो व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ कैरी फोस्टर ब्रिज ओवर ए मीटर ब्रिज? बोथ ब्रिज आर बेस्ड ऑन द बीटस्टोन ब्रिज। द सेंसिटिविटी एंड एक्यूरेसी ऑफ कैरी फोस्टर ब्रिज इज ग्रेटर देन दैट ऑफ मीटर ब्रिज. This is because the effective length of the bridge wire in Carry Foster bridge is increased without actually increasing the normal length of the bridge wire. The length of the bridge wire is apparently increased by providing the 2 extra resistance in 2 extra outer gaps. तो ऑलरेडी मैंने वीडियोस बना रखा है, डेमो इसका आप उसमें देख सकते हैं. What do you mean by resistance of a conductor? The ratio of the potential difference between the two end of conductor to the current flowing in it is called the resistance of a conductor. Ohm's law आपसे पूछ सकते हैं बच्चों. Ohm's law आपको that is B is equal to IR ये पता होना चाहिए. द रेजिस्टेंस क्या है ये पता होना चाहिए. ऑन व्हाट फैक्टर डज इट्स डिपेंड? कौन सा रेजिस्टेंस? Resistance of conductor is directly proportional to the length, inversely proportional to the area of cross section. It is also depend upon the nature of the material and the temperature of the conductor. अच्छा, एक क्वेश्चन और आता पूछते हैं. What is the specific resistance? What is its unit? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, और इससे हम बेसिकली रेजिस्टिविटी भी बोलते हैं.
of a substance is defined as the resistance of a piece of that substance having unit length and unit area of cross section. तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी किसी मटेरियल की सेम होती है एक पर्टिकुलर मटेरियल की, मतलब उसके लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करता है. Therefore, the specific resistance of a substance is equal to the resistance of a such specimen of that substance as has unit length and unit area of cross section. Its unit is ohm centimeter. K is equal to resistivity R A upon L. ये होगा A ओम पर सेंटीमीटर इसका यूनिट होगा बच्चों. ठीक है, ये लेंथ सेंटीमीटर और ये सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो सेंटीमीटर कैंसिल और आर क्या है, ओम है. नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है हमारा हॉल इफेक्ट. टू स्टडी द हॉल इफेक्ट एंड डिटरमाइन द हॉल कोएफिशिएंट, कैरियर डेंसिटी एंड द मोबिलिटी ऑफ अ गिवन सेमीकंडक्टर मटेरियल यूजिंग हॉल इफेक्ट सेटअप. तो ये हॉल एक साइंटिस्ट है जिन्होंने एक ऑपरेटर्स दिया जिसकी हेल्प से हम सेमीकंडक्टर की बेसिक प्रॉपर्टीज़ या करैक्टरिस्टिक्स कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे कि हॉल कोएफिशिएंट क्या है, उसकी कैरियर डेंसिटी क्या है, मोबिलिटी क्या है. ये बेसिक इन्फॉर्मेशन हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं ताकि हम उसे यूज़ कर पाएँ. तो हॉल इफेक्ट है क्या कि सपोज करो ये हमारे पास सेमी कंडक्टर है, इसके परपेंडिकुलरली जेड डायरेक्शन में आपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया और एक्स एक्सिस में हमने करंट अप्लाई कर दिया. जेड में क्या कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड और एक्स एक्सिस की तरफ हमने करंट दे दिया. तो क्या होगा, लॉरेंज फोर्स जब इस पे लगेगी, किस पे, चार्ज इस पे, तो अपर सरफेस और लोअर सरफेस पे पॉजिटिव और नेगेटिव पाइल अप हो जाएंगे, जिसकी वजह से मतलब कि यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा. डिपेंड करेगा कि पॉजिटिव है या होल है या इलेक्ट्रॉन है. तो इन दोनों सरफेस के बीच की जो एक वोल्टेज जनरेट हो जिसे हम हॉल वोल्टेज बोलेंगे, इस हॉल वोल्टेज की हेल्प से हम ये सारी करैक्टरिस्टिक्स सेमीकंडक्टर की कैलकुलेट कर सकते हैं. अब ये गॉस मीटर हॉल प्रोब होगा, कांस्टेंट करंट सोर्स होगा, पी टाइप सेमीकंडक्टर होगा या एन टाइप भी हो सकता है, मल्टीमीटर भी हो सकता है जो कि हॉल वोल्टेज को मेजर कर पाए. ठीक है, तो द हॉल कोएफिशिएंट कैन बी रिटन एज BH अपॉन I dV. डी क्या है, थिकनेस ऑफ द क्रिस्टल, बी मैग्नेटिक फील्ड जो हमने जेड डायरेक्शन में अप्लाई कर रखी है, आई जो हमने बाई में अप्लाई कर रखा है, सॉरी एक्स एक्सिस में हमने आई मतलब कि करंट अप्लाई कर रखा है, बी में हमने जेड अप्लाई कर रखा है और बी एच जो है वो बाई डायरेक्शन में हॉल वोल्टेज जनरेट होगी जो कि हम मल्टीमीटर से यूज कर लेंगे. और यदि हमारे पास हॉल कोएफिशिएंट पता चल गया, यदि पॉजिटिव है तो पी टाइप होगा, नेगेटिव होगा तो एन टाइप होगा, ये भी पता चल गया. अब आर एच हमें पता चल गया तो हमें यहाँ से क्या करेंगे, मोबिलिटी भी यूज़ कर लेंगे, मतलब कैलकुलेट कर लेंगे आर एच अपॉन रो. इससे हमें मोबिलिटी पता चल गया. और रो क्या है, बी एच अपॉन आई हमें पता है, मतलब कि डिफरेंट करंट में हम हॉल वोल्टेज को मेजर करेंगे. डब्ल्यू हमें बेड्थ, थिकनेस और लेंथ ऑफ द सेमीकंडक्टर पता है, तो रो हम कैलकुलेट कर लेंगे और रो यहाँ पुट करेंगे तो हम मोबिलिटी भी कैलकुलेट कर लेंगे. अच्छा, अब क्वेश्चंस क्या पूछते हैं, व्हाट इज हॉल इफेक्ट इन अ मैग्नेटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इफ अ करंट IX पास इन एक्स डायरेक्शन ऑफ सेमीकंडक्टर or a conductor and a magnetic field applied in z direction and the potential difference is developed across the face normal to the back, जिसे हम बाई डायरेक्शन में जिसे हम बोलते हैं हॉल वोल्टेज. अच्छा, ऑन व्हाट फैक्टर द साइन ऑफ हॉल पोटेंशियल डिफरेंस, इट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ चार्ज कैरियर. यदि इलेक्ट्रॉन होंगे सेमीकंडक्टर में तो नेगेटिव, और यदि होल यदि पी टाइप होगा तो पॉजिटिव. थस बाय नोटिंग द डायरेक्शन ऑफ हॉल पोटेंशियल एंड द मैग्नेटिक फील्ड द नेचर ऑफ चार्ज कैरियर मे बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल. तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से बाई एक्सिस की तरफ क्या हो जाएगा बच्चों, हॉल वोल्टेज जनरेट हो जाएगी. हाउ डू यू डिफाइन हॉल कोएफिशिएंट, ये क्वेश्चन आता है, पूछते हैं. इट इज न्यूमेरिकली डिफाइंड एज द हॉल इलेक्ट्रिक फील्ड produced by unit current density and unit magnetic field 1 Weber per meter square. अब क्वेश्चन पूछते हैं व्हाट इज मोबिलिटी. मोबिलिटी क्या है, इट इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ चार्ज कैरियर एक्वायर्ड पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड. तो ये पता होना चाहिए. तो ये बेसिक जो क्वेश्चंस बनते हैं वो ऑलरेडी मैं डिस्कस कर लिए हैं और सब आपने 12th और 11th में पढ़ रखा हुआ. तो अच्छे से आपको
तैयारी करनी है। मैंने ये पूरा जो मेरा यूट्यूब चैनल है पठानिया फिज़िक्स लेक्चर, उसमें मैंने प्लेलिस्ट एक्सपेरिमेंट्स की दे रखी है, सारा इंजीनियरिंग फिज़िक्स का सिलेबस भी है। और आप प्लीज़ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल्स को, और बहुत इम्पॉर्टेंट है। और अपने सजेशन दीजिए, और जो मेरा पर्टिकुलर चैनल है उसको आप जो है दैट इज़ पठानिया फिज़िक्स लेक्चर, उसको सब्सक्राइब कीजिए। और इम्पॉर्टेंट है बच्चों, बहुत इम्पॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चंस हमेशा पूछते हैं, और आप बच्चे होप करता हूँ कि आपको काफ़ी कुछ चीज़ें अंडरस्टैंड हो गई होंगी। कोई भी प्रॉब्लम होगी आप सजेशन बॉक्स चैट बॉक्स में आप प्लीज़ मेरे को लिख सकते हैं कि सर ये मतलब कि इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है और ये चीज़ें आपको चाहिए, और मैं चैट बॉक्स में सारे एक्सपेरिमेंट के लिंक्स भी शेयर कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट बच्चों।